आगे चलो, लिथियम देख लेते हैं। अरे इतना मोटा पेन। लिथियम पहले, कोई नहीं, बेरिलियम मैंने आपको कल करवाया था, कोई बात नहीं, वापस सही कर लो उसको। लिथियम मैंने बेरिलियम का बता दिया था, कोई इश्यू नहीं है, बेरिलियम एक बार फिर से बता दूंगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इसका कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? 1s2 2s1। ठीक है, तो इसका टेस्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम आउटर मोस्ट में माने तो ये जो 2s में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, वही क्या है इसका टेस्ट इलेक्ट्रॉन। हाँ क्या हुआ? हाँ बैठ जाओ, हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कहीं पे बैठना है? नहीं, यहीं चलेगा? सब लोग अपनी पसंद की जगह पे बैठे? ठीक है, अगर नहीं बैठे तो अभी बदल दो, है ना, हो जाए। सब अपनी जगह पे बढ़ सकते हैं आगे। हाँ देख लेना भाई, 1s2 2s1। तो बताओ इसको क्या बोलोगे? ये 2 का मतलब क्या है? n हो गया, n, n की वैल्यू क्या है इसमें? 2। तो फिर ये कौन सी शेल हो गई? n-1। ये कौन सी शेल हो गई? n-1 हो गई। ठीक है, n में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कौन बोला? n में, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो लिखा है ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये n की वैल्यू है। तो n में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? रिजल्ट देखने जा रहे हो? अरे नहीं, सुना भी नहीं, सुना भी नहीं। मेरी रोज 10 बार बेइज्जती होती है, डेली, है ना। अब तो मेरे को ऐसा लगता भी नहीं है, अब तो कोई मेरी मुंह पे बेइज्जती करके जाता है ना, तो भी मेरे को ऐसा लगता है अपना अपना सा फील होता है। कभी बेइज्जती, हाँ हाँ चल, आप भी चल, और किसी को नहीं। रिजल्ट देखने जा रहे हो? देखो फिर बेइज्जती हो गई दूसरी, अभी अभी मैं दूं, इन्होंने भी जवाब नहीं दिया है, देख लिए। तो अब कहाँ जा रहे हो? चेंज करवाने रिजल्ट को? कह रहे सही नहीं आया, इसको बदलवा के आते हैं। हाँ जी, तो nth शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट वो तो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो फिर nth शेल में कोई बचा क्या इसको धक्का देने वाला? नहीं बचा। तो 0.35 इंटू 0 कर दूं? बोले ये क्या गया? आपने लिखा था nth शेल में जो सिग्मा होता है वो होता है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपने देखा कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इसको रिपेल करने वाला इस शेल में अब कोई बचा ही नहीं। तो इसका मतलब है यहां पर 0.35 इंटू क्या हो जाएगा? 0। किसी को नहीं समझ आया तो यहीं पूछ लो। मैंने ये कहा कि इस पर तो आप चेक कर रहे हो, तो फिर यही कैसे खुद को धक्का दे देगा क्या? ये तो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें से अगर आप इस एक को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान रहे हो, तो कोई इस वाली शेल में कोई और इलेक्ट्रॉन बचा क्या? 0 इंटू 0.35। ओके, देन अगला, क्या ये n-1 है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 0.85 इंटू 2 कर दूं, क्योंकि n-1 के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी थी? 0.85। अरे पता है ना, कुछ लोगों के चेहरे ऐसे हैं कि ये 0.85 वगैरह क्या हो गया, तो कल के नोट्स देख लो। आप तो लिखे हैं ना आपने नोट्स, तो कल के नोट्स देख लो, जस्ट ऊपर आपको पता चल रहा होगा कि 0.85 इंटू कितना हो जाएगा? 2। बताओ इसकी वैल्यू कितनी? 1.70। क्या आया, जेड इफेक्टिव या सिग्मा? तो बताओ जेड इफेक्टिव कितना आएगा? है 3 माइनस 1.70 कितना हो जाएगा? 1.30। बेरिलियम का आपने निकाला था, कितना आया था? कितना आया था? 1.95। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? पहली चीज Z क्या था? 4। 1s2 2s2। आपने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया है सिर्फ, कहां बढ़ाया है? n-1 में या n में? और n में रिपल्शन की वैल्यू कितनी होती है एक इलेक्ट्रॉन की? तो मतलब जो ये वैल्यू है इसमें ही 0.35 जोड़ दूं, मेरा तो आंसर आ जाएगा। आपने n थोड़ी बदला है, n में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया है, और n में एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 0.35। जब आप इस दो को देखोगे तो दो में से एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फिर धक्का देने वाला कौन बचा? एक। तो यहां क्या लिखोगे? 0.35 इंटू 1 प्लस 0.85 इंटू 2।
देखो क्या आया था 2.05, इसका रिजल्ट क्या आया था? तो इसका मतलब है जो ये वैल्यू है इसमें मैं 0.35 ऐड कर दूं। अरे एक ही इलेक्ट्रॉन का तो फर्क है बेटा, और वो भी कहां पर है, n-1 में या n में? तो n में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो वैल्यू सिग्मा की कितने से बढ़ेगी? 0.35 से, क्योंकि स्लेटर बोल के गया था ये तो, है ना, चला गया वो बोल के। तो ये सिग्मा जो है क्या हो जाएगा? 2.05 हो जाएगा क्या? z कितना बड़ा? z कितना बड़ा कह रहे? 4। मैं कह रहा हूं z कितना बढ़ा? कह रहे सर आप z बोलो, हमारे मन में तो z के आगे अब इफेक्टिव लग ही चुका है, आप चाहे बोलो मत बोलो, मैं z बोल रहा हूं। अरे ये रहा 3, ये रहा 4, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। z का मतलब अट्रैक्शन है, z का मतलब अट्रैक्शन है, और सिग्मा का मतलब रिपल्शन है। अट्रैक्शन भी बढ़ा और रिपल्शन भी बढ़ा, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रिपल्शन भी बढ़ता है और अट्रैक्शन भी बढ़ता है। रिपल्शन बढ़ा 0.35 से, रिपल्शन बढ़ा 0, रिपल्शन मतलब सिग्मा, स्क्रीनिंग, शील्डिंग, समझ रहे हो मेरी बात को? रिपल्शन कितना बढ़ा? 0.35। लेकिन अट्रैक्शन कितना बढ़ा? ज्यादा कौन बढ़ा? अगर जेड इफेक्टिव वाले फॉर्मूले में, अगर जेड इफेक्टिव वाले फॉर्मूले में जेड माइनस सिग्मा में से ये ज्यादा बढ़ेगा और ये कम बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। सिंपल है, समझ रहे हो? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, पढ़ते हो आप? लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर रिपल्शन नहीं बढ़ता? तो आज के बाद ध्यान रखना कि आप क्या करते हो, आपको ऐसा लगता है कि जेड इफेक्टिव और जो सिग्मा है, लगता नहीं है, इनफैक्ट होता भी है। जेड इफेक्टिव और सिग्मा इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तय है। तो हमारे दिमाग में ऐसा फिट हो जाता है कि लेफ्ट टू राइट तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, हमको याद हो जाएगा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव, रट के चले गए। एक स्टेटमेंट सवाल में बन के आएगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट वैल्यू इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। आपको बहुत बढ़िया मन की बात छीन ली, है ना? इधर देख लो, वो उसको वहां बिठा के आओगे क्या? सब लोग खड़े होके देख लो, बैठ गए हैं वो अच्छे से पूरा क्या सब कुशल मंगल? ठीक है, पूछ लो। हाँ, तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ऐसा एक स्टेटमेंट आया। दूसरा स्टेटमेंट उसने बना दिया कि लेफ्ट टू राइट रिपल्शन भी बढ़ता है। आपको गलत लगेगा, आपको गलत लगेगा, अभी नहीं लग रहा क्योंकि मैं बता चुका हूं, लेकिन वो गलत लगता अगर आपको नहीं, आपको लगता जेड इफेक्टिव ही बढ़ता है, और फिर आप सोचते हो कि जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन होता है, सिग्मा रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो रिपल्शन तो घटेगा। तो आप उस स्टेटमेंट को गलत मान लेते हो कि सिग्मा तो नहीं बढ़ता, गलत है ये तो, लेकिन सिग्मा भी बढ़ता है। ज्यादा कौन बढ़ता है? जेड। मतलब जो अट्रैक्शन की वैल्यू है वो रिपल्शन की वैल्यू से ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए ओवरऑल नेट अट्रैक्शन हमारे पास बढ़कर आ रहा है। तो याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट रहती है, और वो है नंबर ऑफ शेल। क्या क्या रहती है? नंबर ऑफ शेल। ये एन की वैल्यू चेंज नहीं होगी यहां पर, ये 2 ही रहेगा। एक पीरियड में जब आप सेकंड पीरियड में हो तो एन की वैल्यू सेकंड ही रहेगी, जब आप थर्ड पीरियड में हो तो एन की वैल्यू 3 ही रहेगी, फोर्थ में हो तो एन की वैल्यू 4 ही रहेगी। एक पीरियड में एन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन ग्रुप में तो लगातार एन बदलता है ना? n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इस तरह से चेंज होता है। तो याद रखिएगा यहां पर क्या कांस्टेंट है। चलो ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन किए बिना अगर यहां पे लिख दूं बोरोन, और ये लिख दूं z इज इक्वल्स टू क्या होता है 5, और यह क्या होगा 1s2 2s2 और 2p1, शेल नंबर बदल गया क्या? अरे सब शेल बदली है, जिसके आगे 2 लग रहा है वो सब उसी शेल के हैं। अब 2s के साथ 2p आ गया तो 2 2 तो एक ही हो गया ना, तो इसको nth ही बोलेंगे। एक शेल में s p d f सब शेल्स तो अलग अलग हो सकती है, तो ये तो सब शेल चेंज हुई है। मैंने कहा पीरियड नंबर नहीं बदलेगा, मतलब शेल नंबर नहीं बदलेगा, तो शेल नंबर थोड़ी चेंज हुआ, शेल नंबर तो 2 ही है भाई। तो मतलब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया फिर से, बताओ क्या कर दूं?
इसमें फिर से 0.35 ऐड कर दूं क्या? उतनी वैल्यू आएगी सिग्मा की? नहीं समझ आ रहा, वापस कर ले चलो। इसको ये n-1 हो गया। देखो यहां पर अगर ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसमें बचे कितने? 2। तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 0.35 लिखोगे प्लस 2 इंटू 0.85। जो भी वैल्यू ये आई है 2.05, ये कितनी आएगी? 2.40 आ जाएगी। करके देख लेना। तो लगातार जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लगातार जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो वैल्यूज कितने से इंक्रीज हो रही है? सिग्मा की। सिग्मा की कितनी हो रही है? प्लस 0.35। तो आप कार्बन का डायरेक्ट बता सकते हो? बताओ कितना? कार्बन का सिग्मा कितना हो जाएगा? 2.75। क्या आप नाइट्रोजन का बता सकते हो? कितना हो जाएगा? ये 3.15। क्या आप ऑक्सीजन का बता सकते हो? बताओ फिर। कुल मिला के आप अब 0.35 जोड़ के सबका बता सकते हो। बता सकते हो ना? हर एक में नहीं जोड़ना, नियोन तक ही जोड़ना है। ऐसा नहीं कि हम जिंदगी में अब सिर्फ 0.35 जोड़ेंगे, नहीं। एक पीरियड की ही बात कर रहा हूं मैं। तो पीरियड में क्या हो रहा है? एन की वैल्यू कांस्टेंट है और लगातार एक ही एन में, उसी एन में दो नंबर में ही क्या भरे जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू 0.35 से सिग्मा की इंक्रीज हो रही है। ठीक है भाई। जेड इफेक्टिव का क्या सीन है? इसमें कितना ऐड कर दूं? अच्छा चलो एक ऐसे ही बता दो। जेड कितना बढ़ा? Z1 से बढ़ा। अभी आपने कहा सिग्मा कितने से बढ़ा, तो फिर जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा? तो जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है उसमें मैं 0.65 ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे ये काम तो पक्का? इसमें ऐड करो 0.65, कितना हो गया? 1.95 आएगा। आप करके देख लो, चाहे 4 माइनस 2.05 करके देख लो, यही होगा ना? जेड इफेक्टिव अगर निकालोगे तो क्या होगा? यही आएगा। तो आप डायरेक्ट भी इसमें जोड़ सकते हो। अभी यहां पर गए तो फिर से आप इसमें क्या जोड़ सकते हो? 0.65। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 2.60। ये लो। चाहे आप माइनस भी कर लो, 5 माइनस 2.40 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आप आगे वाला भी निकाल सकते हो, कार्बन का भी। आपको फ्लोरीन तक निकालना है, कर लोगे? करो फिर। हाँ अभी करो। साफ है। कोई नहीं पी रहा है पानी आजकल। लोग क्या पता कर ही नहीं रहे हो, कर लेना भाई, कर लो। ऐसे समझ लो ये आज आज की थोड़ी देर के लिए अंधी मेहनत ही सही। कर लो। फ्लोरीन तक बोला है मैंने, फ्लोरीन की नहीं। नियोन की नहीं निकालनी, रहने दो। कुछ नहीं है, 0.65 ऐड करते जाना है ना? उससे वैल्यूज आ जाएगी आपकी। हो जाएगा कुल मिला के, इतना भरोसा है मुझे। आज सारे काम बाकी है क्या? आज बहुत बाहर जा रहे हैं बच्चे हैं। हाँ, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसमें ये हो सकता है कि मतलब मैं भी ब्रेक कम दे दूं अगला। लेकिन मैं ज्यादा पढ़ाई लिखाई में विश्वास करने वाला आदमी हूं भी नहीं। तुमको लगता है? ऐसा नहीं लग रहा मजबूरी में बना हुआ मास्टर? कि काम कुछ और करना था, आग कुछ और गया है बायो का, है ना? लेकिन पढ़ा केमिस्ट्री रहा है ना? पूरी जूलॉजी पढ़ी, ढंग से पढ़ी है, ढंग से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ढंग से पढ़ी पूरा, है ना? लेकिन पढ़ा क्या रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। यही होता है। ऐसा ही होता है। ऐसा होता है बस, ठीक है। इससे मतलब है और क्या? जिंदगी में पैसा कमाना है और कुछ नहीं है। आप जो भी करोगे पैसे कमाने के लिए ही तो करोगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं फर्जी डिग्री लेकर आया हूं। ऐसा ना समझे। मेरी जो एमएस की हुई है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही की हुई है, तो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टच रहता है सारा, है ना? इसमें मैंने ये देखा कि इनऑर्गेनिक कोई नहीं पढ़ना चाहता।
तो मैंने कहा कि जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं हो वहां अगर आप थोड़े भी एफर्ट करोगे तो आपके साथ बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। तो मैंने तो फायदा उठाया कि जहां पे कुछ नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, वहां पे आप थोड़ा सा करके दिखा दो, देख हो सकता है, तो वहां आप पर विश्वास जल्दी बन जाता है। मैंने कोई माइंड गेम नहीं खेला आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। इनऑर्गेनिक वाकई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसको बनाना पड़ता है ना। तो कुछ कुछ जगह तो मैं बना देता हूं, कुछ कुछ जगह नहीं बनता तो नहीं बनता। तो सब्जेक्ट का क्या है, मास्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बस उससे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। तारीफ ओ किसने किया रे? हाँ कुछ पूछ रहे थे आप, कुछ पूछ रहे थे क्या? है? हाँ हो गया ना, आगे बढ़ू पक्का? चलो ठीक है। 100 बातों की एक बात है, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। टॉप टू बॉटम की कैलकुलेशन मैं नहीं करवा रहा हूं, लिथियम से सोडियम पर आओगे तो एक बार बढ़ेगा, मतलब लिथियम का 1.30 निकला है अभी जेड इफेक्टिव, तो सोडियम का आएगा 2.20। करना नहीं है, आएगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैंने कह दी मान लो बस। और उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबका 2.20 आएगा। तो इन जनरल ये बोल दिया जाता है कि टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं जेड इफेक्टिव की अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो आपके आंसर्स अलग आ सकते हैं, इस ग्रुप में नहीं आएंगे, और जगहों पे तो आ ही सकते हैं। तो सारे दिन बैठ के यही सब नहीं करना है कि 0.35 × 2 ऐसे करके करके आज मैंने 4 घंटे जेड इफेक्टिव निकाला, तो मैं ये कहूंगा कि तुमने जेड इफेक्टिव तो निकाला लेकिन वो 4 घंटे में से 1 घंटा भी इफेक्टिव नहीं निकाला पढ़ाई में, है ना। तो वो चीज ध्यान रखना, वो काम मत करना, काम का नहीं है। इसीलिए बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या है, यहां से यहां और यहां से यहां का मूवमेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट टू राइट मूवमेंट जब होगा तो जेड इफेक्टिव। चलो पहले मुझे ये बताओ, एन बढ़ेगा क्या? चलो जेड बताओ, जेड जेड बढ़ेगा क्या? सिग्मा बढ़ेगा क्या? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा क्या? बोलो सब कुछ तो बढ़ रहा है, फिर क्या मतलब है एन? अब क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है। अगर मैं इंक्रीज इन जेड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सिग्मा होगा, जो कि आपने खुद बोला है कि जेड बढ़ रहा है 1 से और सिग्मा बढ़ रहा है 0.35 से, तो ज्यादा कौन बढ़ रहा है, इसीलिए ओवरऑल वैल्यू भी क्या होगी। अब इसमें से ये तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप कभी कोई स्टेटमेंट गलत ना करो कि भाई बढ़ता एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, ये तो सभी बता देंगे, लेकिन रिपल्शन बढ़ता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम, सॉरी लेफ्ट टू राइट जेड बढ़ता है, सिग्मा बढ़ता है, सब कुछ होता है। यहां पर इधर आओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो होगा एन। यहां पर एन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, नंबर ऑफ शेल्स जो है यहां पे क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर जो इंक्रीज इन जेड है वो लगभग बराबर हो जाता है किसके, इंक्रीज इन सिग्मा के। मतलब जितना रिपल्शन है उतना ही लगभग क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जा रहा है। तो ओवरऑल जो अपना जेड इफेक्टिव होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट, है ना। ये प्रैक्टिकल वैल्यूज है, हमको नहीं निकालनी, हमको बस इतना ध्यान रखना है, काम की चीज क्या है, ये वाली। एक तो आपको यहां पर ध्यान रखना है और एक आपको कहां पर ध्यान रखना है, ये वाली। इन दो मुद्दे पर आपसे बात की जाएगी कि जेड इफेक्टिव जो है वो कैसे क्या होता है, ठीक है भाई। ये बना लिया आपने, जल्दी बनाओ और एक सवाल लिखो। हाँ जी क्या कर रहे हो, कौन? देखो इधर से इधर आओगे तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, सिग्मा भी बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स भी साथ के साथ बढ़ता है। तो जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे स्लेटर रूल लगाकर, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि दूसरी शेल में बढ़ते हैं। जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में भर रहे थे, लेकिन आप पोटेशियम में देखोगे तो आते 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 फोर्थ शेल हो जाएगी, एन की वैल्यू चेंज हो जाती है, इस वजह से रिपल्शन की वैल्यूज भी बढ़ जाएंगी, है ना। और उस वजह से क्या होगा, वो ओवरकम कर लेता है अट्रैक्शन को। तो रिपल्शन अट्रैक्शन अगर ओवरकम हो जाए तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रह जाता है
है ना। तो इसीलिए टॉप टू बॉटम कांस्टेंट वैल्यूज आती है ना। ये फॉर इंफॉर्मेशन है। जब डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, डी ब्लॉक अभी नहीं, अभी डी ब्लॉक की बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम। डी ब्लॉक चैप्टर पूरा पढ़ा है, उसमें यही सब बातें करनी है ना। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से, कलेक्शन ऑफ डेटा है वो। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे डी एंड एफ ब्लॉक की, देखिए कभी कितनी देर में बंद कर दी थी। पढ़ी, पूरी पढ़ी उसको। मेरे से तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता वो चैप्टर, मैं तो ऐसा बंद कर देता हूँ। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक तो बहुत अच्छा है, पी ब्लॉक बहुत अच्छा है। पी ब्लॉक से तुमको प्यार हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी, ठीक है। क्योंकि अगर तुम पी ब्लॉक ऐसे पढ़ोगे ना कि थोड़ी सी थियरी, थोड़ी सी स्ट्रक्चर, फिर रिएक्शन, फिर स्ट्रक्चर, फिर रिएक्शन, फिर स्ट्रक्चर, फिर रिएक्शन, तो पी ब्लॉक से प्यार छोड़ो, नफरत हो जाएगी कि हर थोड़ी देर में रिएक्शन, ये क्या बदतमीजी है, ऐसा होता है। तो रिएक्शंस अपन अलग कर लेते हैं। मैं जो पढ़ाता हूं, मैं देखा होगा आपने, मैं स्ट्रक्चरल पार्ट पूरा पढ़ा लेता हूं पहले, फिर रिएक्शन पार्ट पढ़ाता हूं, ताकि आप पूरा अगर किसी को स्किप करना हो तो भी कर सकते हैं। कि मुझे रिएक्शंस इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़नी, डेफिनेटली छोड़ के जा सकते हो। सिर्फ 5 रिएक्शन बताऊंगा, वो पढ़ के चले जाना। वो 5 रिएक्शन ही पूछी जाती है अक्सर, ठीक है। मैं तो सारी करवाऊंगा है, और आ गई उसमें से तो मेरी, तो फिर मैं वो वीडियो कैसे बनाऊंगा, जो पढ़ाया वही आया। मेरे को तो वो भी बनाना। एक आधा सवाल भी ऐसा आ गया तो मेरा वीडियो तो खराब हो गया था। फिर कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, वो बता देगा। हमारे भी कंपटीशन चलता है, ऐसे थोड़ी कि जो पढ़ाया वही आया। अभी तो सबका जो पढ़ाया वही आ गया, है ना। तो हमारे भी ऐसा होता है, हम भी चेक करते हैं, अरे यार 54,000 व्यू आए हैं सिर्फ, ऐसे हम भी देखते हैं। फिर हम वापिस बंद कर लेते हैं कि छोड़ो हटाओ। व्यूज हम भी चेक करते हैं, पहले नहीं करते थे। इस पीडब्ल्यू में आने के बाद एक अलग चस्का लगा है व्यूज का, है ना, कि ये व्यूज भी आने चाहिए। है, आपने देखा ही नहीं वो वीडियो। हाँ, तो जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। मैं बोल जरूर रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, मैं बाकी सारों से अलग हूं। मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, है ना। मैं तो लाइव क्लास लेते हुए बोल देता हूं कि मेरे को व्यूज से मतलब नहीं है, देखना हो तो पूरा देख के पढ़ लेना, ये बोल देता हूं। व्यूज से मतलब नहीं है। व्यूज का मतलब क्या होता है? कमेंट पढ़ के भी मैं हाइपर हो जाता हूँ, हाँ। और मेरे को हाइपर टेंशन की दिक्कत भी है ना। तो मैं हो, हाँ, मैं ट्रिगर बहुत जल्दी होता हूँ मैं, है ना। ये तुरंत, हाँ, शांत भी हो जाओ, पत्थर की तरह, तुरंत गर्म तुरंत ठंडा। पानी की तरह नहीं है जो देर रात, दिन में गर्म, रात को ठंडा, ऐसा। क्योंकि हो गया, आगे चले। अच्छा, ठीक है। जब भी ऐसा लगे कि पका रहा है तो बोल दिया करो, ठीक है। वापिस से अपन आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला सवाल लिखना था, इसलिए रुका हुआ हूं मैं। सवाल लिखो। हाँ जी। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इज ड्यू टू, ये सॉरी गलत लिखा दी, इन सोडियम, पहले इन सोडियम, अंग्रेजी पे हाथ जोड़ सकता हूं मैं, इंग्लिश के नाम पर मेरी बेइज्जती ना करें। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही कह रहा हूं कि साफ है पत्ता अपना, है ना। अपने अगर 5 लाइन लिखवाने की होती है ना, तो रट के आता हूं कि ये बोलूंगा कैसे, और उसमें ग्रामर तो भूल ही जाओ, खत्म है वो तो लिखो, इन सोडियम, इन सोडियम स्क्रीनिंग इज ड्यू टू, इन सोडियम स्क्रीनिंग इज ड्यू टू। और एक्सेंट की तो बात ही मत करो, गुजराती टच जाता है पूरा। हाँ, मुझे पता है। यूपी वाले तो हमारे जो साथ के हैं, दोस्त हैं, वो यूपी वाले, तो वो तो ऐसे बेइज्जती करते हैं। कह रहे कि बैग नहीं होता, बैग होता है। मैं कहा ठीक है ना, तो क्या हो गया। मैंने कहा बैग होगा तभी तो बैग करेंगे, भीख मांगेंगे किस में, बैग तो होना चाहिए, है ना, है ना। कह रहा बैडमिंटन खेले, बैडमिंटन नहीं होता, बैडमिंटन होता। मैंने कहा तो ठीक है भाई, तू तेरा जो करना है कर ले। तो मैंने कहा तू एक काम कर, मैं तेरे को सैलरी दे दूंगा, अब से मेरे सारे करेक्शन तू ही करेगा। चलो, होता है वो। अब यूपी वालों की हिंदी अच्छी होती, तो इस वजह से उनके जो शब्द हैं वो अच्छे निकल के आते हैं। हमारे राजस्थान में क्या होता है कि रीजनल लैंग्वेज का टच चला जाता है। जैसे मेवाड़ी वाला है तो उसमें मेवाड़ी, कराण दे, क्या जाने दे, कह रहे तो हो ही नहीं सकता, है ना, हो ही नहीं सकता, ऐसे पूरा था कि खा जाते हैं शब्दों को बीच में से। कह रहे अगर 10 बोल के काम हो रहा है तो 20 क्यों बोले,
यहां पे भी कंजूसी है, मतलब कौन सा लोकल। लेकिन पता नहीं हिंदी अच्छी होती, मुझे ऐसा लगता है बिहार और यूपी की हिंदी अच्छी शुद्ध होती है, वो प्रॉपर हिंदी के शब्द उठा के लाते हैं, है ना। ऐसा मैं कह रहा हूँ राजस्थानी चिल, है ना, कि जिस कोई राजस्थान से है ना, पूरा नहीं मानना है अपने को अपन, हाँ। और यूपी बिहार वाले वो तो होंगे, उनको एकदम खुश होना है, नहीं तारीफ कर दो। अपनी तारीफ मैं अलग से कर दूंगा राजस्थान वालों, हाँ अपनी मैं अलग से कर दूंगा, है ना, अभी इनको खुश रहने दो। हाँ जी, पहला ऑप्शन, सवाल लिखा है आपने तो ऑप्शन भी होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, बस ड्यू टू ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 2p5, 1s2 2s2 2p6। हाँ, ऐसे सवाल आते हैं, अगर गलती से स्क्रीनिंग पे सवाल आ गया तो बस अगर आपको इतना पता है कि टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बात खत्म। तो आप बताओ ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, 11 होता है ना उसका सोडियम, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये किस किसने सोचा था आंसर, ईमानदारी से, क्योंकि टेस्ट इलेक्ट्रॉन को गिनने की गलती अभी बहुत लोग करेंगे कि यही तो कॉन्फ़िगरेशन है तो यही स्क्रीनिंग हो गई, ये तो टेस्ट है, इस पर तो आप चेक करोगे, तो बाकी बचे अंदर कौन, ये सब, तो ऐसा ऑप्शन ये रहा तीसरा। ठीक है भाई, क्लियर है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, मॉड्यूल में आज मैं होमवर्क भी लाया हूं, तो वो मैं आपको पेज नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर लास्ट में एक स्लाइड मेंशन कर दूंगा, आप चाहो तो फोटो खींच लेना यहां से, चाहे लिख लेना, चाहे बाद में जाके देख लेना। ठीक है भाई, करीब 15-20 सवाल है मॉड्यूल के जो हो सकते हैं। चलिए, तो अब आप सीधा सीधा हेडिंग लगा लो, एटॉमिक रेडियस। लगा दिया भाई, लिखिए लिखिए, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ इंडिविजुअल एटम, रेडियस ऑफ, हाँ शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने इसीलिए पहले चर्चा कर ली है कि प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं, है ना। रेडियस ऑफ इंडिविजुअल एटम कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज बिकॉज पहला पॉइंट, बिकॉज पहला पॉइंट, उसमें पहला रीजन लिखिए, आइसोलेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ एटम, isolation of atom is not possible, isolation of atom is not possible, ब्रैकेट में लिख दीजिए वेरी स्मॉल साइज, ब्रैकेट में लिख दीजिए वेरी स्मॉल साइज, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, है ना, 1.2 एंगस्ट्रम, या फिर 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में भी लिख सकते हो, जैसा आपको, एंगस्ट्रम में लिख दो, क्या कौन पूछ रहा है इसको, 1.2 एंगस्ट्रम। ठीक है भाई, सेकेंड पॉइंट, there is no sharp boundary, there is no sharp boundary of electronic cloud, there is no sharp boundary of electronic cloud। हम बचपन से ऐसे ही देखता रहे कि ये रहा एटम, ये रहा न्यूक्लियस, ऐसा ही बना देते हैं, फिर कहते हैं कि ये सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहीं पर होगा, तो आपने कहा बहुत आसान है, लिख दो ना आर, यही तो रेडियस होगी, लेकिन ये एटम है, फुटबॉल थोड़ी है जो आप रेडियस निकाल दोगे, ये एटम है। पहली चीज, आप सिंगल एटम कहां से लेकर आओगे, पहला रीजन लिखा हुआ है कि आइसोलेशन ही पॉसिबल नहीं है सिंगल एटम का, जब आप सिंगल एटम ला ही नहीं सकते तो ये काम नहीं हो सकता। माना कि आप ले आए,
माना कि दो रीजन है जिसमें से मैं दूसरा एक्सप्लेन करने के लिए ये बात बोल रहा हूं, नहीं पॉसिबल है सिंगल एटम का आइसोलेशन, है ना, लेकिन आपने कर लिया और बोला अब हम ले आए हैं और अब हम नाप देंगे। क्या बोला? नाप लेंगे। तो बताओ कि यहां से लेकर कहां तक जाना है ये नहीं पता, तो फिर क्या मेजर कर लोगे? मान लिए ले आए आप, आपको न्यूक्लियस का पता है, लेकिन कहां तक मेजर करना है ये नहीं पता है। तो सेकंड पॉइंट आपने लिखा कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है उसकी कोई एक फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती, कोई शार्प बाउंड्री नहीं है उसका। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है? क्या बोलता है वो? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी फिक्स नहीं है, यही बोलता है। तो जब पोजीशन और वेलोसिटी फिक्स ही नहीं है तो पता कैसे करोगे इलेक्ट्रॉन कहां है इस वक्त? क्योंकि आपको एक पोजीशन पर तो जाकर नापना पड़ेगा। इसका मतलब वो ये कह रहा है अल्टीमेटली कि जब उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है तो ये भी फिक्स नहीं है कि उसका एनर्जी लेवल कहां तक है एटम का। तो दैट मीन्स आपको एंड पॉइंट पता ही नहीं है, तो आप तब भी मेजर नहीं कर पाओगे। तो दोनों रीजन आपको समझ में आए। तो सर फिर हम मेजर कैसे करें? तो फिर एक एस्टिमेट लगाया जाता है। क्या लिया जाता है? जो भी आपके सामने ये जो आप वैल्यूज देखते हो, रेडियस की, साइज की वैल्यूज देखते हो, वो सब एस्टिमेटेड है सारा। और एस्टिमेशन क्यों बोला मैंने कि एग्जैक्ट वैल्यू आ ही नहीं सकती। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो ये तरीका होना चाहिए, और ये तरीका प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो ऐसा होना चाहिए, और ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो फिर बताओ जो भी वैल्यूज आपके सामने है वो एग्जैक्ट है या एस्टिमेटेड है? अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है। और वो निकाली जाती है इन बॉन्डेड स्टेट ऑफ एटम, यानी कि हर कोई एटम जो है वो सिंगल नहीं रहता, एक दूसरे एटम के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना पसंद करता है। तो दैट मीन्स आपको मॉलिक्यूल को ध्यान में रखते हुए, मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? एटम एटम जुड़ गए, बताओ बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। तो आपको जो रेडियस निकलेगी वो भी कौन सी स्टेट में निकलेगी? आइसोलेटेड या बॉन्डेड? तो सर बॉन्डेड में कैसे निकालेंगे? तो मैं बोलता हूं चलो कोई बात नहीं, ये एक पेन है, ये इसका एक एक कोना है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, एंड दैट इज योर न्यूक्लियस, जो आपको पता है कि मुझे यहां से स्टार्ट करना है। लेकिन मैंने कहा कि ये पॉइंट है ही नहीं, अंधेरा है, सोचो यहां कुछ नहीं है, तो आप इसको मेजर कर पाओगे क्या? इसके लेंथ को मेजर कर पाओगे? नहीं। लेकिन मैंने ऐसा ही एक पेन और ले लिया है, एक पेन और ले लिया, अब मैंने इसको यहां से जोड़ दिया ऐसे, इसका भी ये पॉइंट तो दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा था, तो इसको भी आप सिंगल तो नहीं नाप सकते। तो मैंने क्या किया, इसको इससे जोड़ दिया, बॉन्ड बन गया। अब मेरे पास दो एटम है और दोनों के न्यूक्लियस मुझे दिख रहे हैं, तो मैं इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस को तो नाप ही सकता हूं ना। उसको आधा करूंगा तो लगभग उतनी ही आ जाएगी जितना मैं चाह रहा था। इसीलिए बोला जाता है कि रेडियस कैसे निकाली जाती है? बॉन्डेड स्टेट में, मतलब जो भी बॉन्ड लेंथ होगी उसका क्या कर देंगे? हाफ, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस SBCR किस तरह से निकाली जाती है? सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस किस तरह से निकाली जाती है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको आगे जाके हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। बॉन्ड लेंथ को क्या बोलते हैं? दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो होता है वो रेडियस के बराबर होता है। ये चीज समझ आ गई आपको? ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इट इज measured in bonded state of atom. It is measured in bonded state of atoms. अब बात बॉन्ड की आ गई, तो फिर बॉन्ड कितने तरह के होते हैं? क्या आपने कोवेलेंट बॉन्ड सुना है? क्या आपने मेटालिक बॉन्ड सुना है? क्या आपने वॉन्डरवॉल बॉन्ड सुना है? फोर्स नाम आता है उसके, बॉन्ड नहीं लगाते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्स सुना है? तो इसका मतलब है ये सब बॉन्ड ही तो है एक तरह से, कोई स्ट्रॉन्ग है, वॉन्डरवॉल वीक है, लेकिन है तो केमिकल बॉन्ड, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन एज केमिकल बॉन्ड। तो कहीं पर स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कहीं पर वीक फोर्स है। तो हम अब जब लिख चुके हैं कि हम बॉन्डेड स्टेट में ही इसको मेजर कर सकते हैं, देन डेफिनेटली हमको एक चीज यहां पर सीखनी पड़ेगी, और वो क्या है? टाइप ऑफ रेडियस। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, टाइप ऑफ रेडियस।
अगर आप बॉन्डेड स्टेट में रेडियस निकालना चाह रहे हो तो फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड पर जाकर रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो फिर वैल्यूज भी अलग अलग आएगी, फिर तो वैल्यूज भी अलग अलग आएगी। तो पहले लिख दीजिए कोवेलेंट रेडियस। तीन तरह की रेडियस हो गई। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड, थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? क्या होता है? शेयरिंग। अच्छा, शेयरिंग तो ठीक है, तो सभी जानते हैं। आयनिक होता है, वो कंप्लीट ट्रांसफर से होता है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? नहीं, जो जो अनइक्वल शेयरिंग से बनता है वो भी कोवेलेंट होता है, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट बनने के बाद कोवेलेंट ही है, कोई चेंज नहीं उसमें। फर्क इतना ही है कि जो फॉर्मेशन है टाइप वो अलग है, बाकी सेम है, सब कुछ सेम है, लेंथ, एनर्जी, एनर्जी सेम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इतना पराया मत समझो, सिर्फ वो बनने का तरीका अलग है। वहां अनइक्वल शेयरिंग होती है और नॉर्मल वाले कोवेलेंट में इक्वल शेयरिंग होती है, दैट्स इट। तो अभी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट को अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम अभी यहाँ कोवेलेंट में कोऑर्डिनेट भी है और सिंपल वाला कोवेलेंट भी है, दोनों मान के चल रहे हैं। बात यह है कि आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ा होगा, क्या होता है? ओवरलैपिंग, यस। ओवरलैपिंग शब्द कहाँ आया होगा? कहीं आयनिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग आया है क्या? कहाँ आया? हाँ, आपने पढ़ा है कि एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग, ये सब पढ़ा है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ही तो आपस में मर्ज हो रहे हैं। भाई आप बोल रहे हो पी और पी की ओवरलैपिंग, यानी पी में जो इलेक्ट्रॉन है और इस वाले पी में जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में मर्ज होकर कॉमन एरिया डेवलप कर रहे हैं, ऐसा ही बोल रहे हो? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर मर्ज हो गए हैं तो डेफिनेटली एक एटम और दूसरा एटम आपस में मर्ज हुआ होगा, थोड़ा डिस्टेंस कम हुआ होगा। मतलब इसको सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे बना के देख लो, अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसका न्यूक्लियस यहां मान लेता हूं, इसका न्यूक्लियस यहां मान लेता हूं, ठीक है भाई। अब देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको क्या लिखोगे? डी। क्या लिखोगे? डी। डी मतलब बॉन्ड लेंथ। डी मतलब क्या है? यहां पे बॉन्ड लेंथ, एंड बॉन्ड लेंथ मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अगर यहां पर आपको आर कोवेलेंट लिखना है तो क्या लिखोगे? डी कोवेलेंट डिवाइड बाई 2 इन केस ऑफ होमो एटॉमिक, है ना, इन केस ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दोनों एटम सेम होने चाहिए। सर हेटेरो एटॉमिक के केस में क्या होगा कि अगर एक एटम छोटा है दूसरा एटम बड़ा है तो फिर तो डिफरेंस हिसाब बराबर नहीं आएगा सर, है ना, क्योंकि इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस अलग होगी, उसके न्यूक्लियस से। क्या हो गया? तो हेट्रो वाला नहीं बता रहा हूं मैं, जा सकते हो, होमो का ही बताऊंगा अभी, क्योंकि हेट्रो वाले के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता होना चाहिए, उसका एक फॉर्मूला अलग होता है। तो मैं हम वो कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन में पढ़ लेंगे कि हेट्रो एटॉमिक की बॉन्ड लेंथ कैसे निकलती है। अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि अभी डाउट आएगा बहुतों को, तो मैं कह रहा हूं कि जो आ रहा है उसको रोक लेना, डाउट को रोक लेना, ठीक है? हाँ, बाकी आप जा सकते हो। आज कुछ है, मैं बता रहा हूँ। आज मैं, मेरे को सामने कौन मिला था, सुबह सुबह आ रहा था तो मैं तो ये सोच रहा हूँ, कोई तो है आज, आज लफड़ा है भैया, आज टिक नहीं रहे। आपको पता है भैया कुछ है आज? नहीं, रिजल्ट आया है? तो क्या हो गया, मतलब उसमें क्या हो गया है? क्या आपका 12th पास करना ही एम था? नहीं ना? तो वो कुछ भी रहा हो, उम्मीद से ज्यादा रहा हो या उम्मीद से कम रहा हो, है ना, बहुत खुश चेहरे बता रहे हैं कि उम्मीद से इतने तो आने ही नहीं चाहिए थे, और इसमें तो मैं कुछ लिख के ही नहीं आई थी। तो उम्मीद से ज्यादा रहा हो या उम्मीद से कम रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जो करना है वो नीट है ना, उसको क्रैक करना है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? है? क्या कह रहे हैं? मेरे 3rd डिवीजन पास था मैं, 3rd डिवीजन, थर्ड थर्ड, हाँ हाँ 3rd डिवीजन, मैं 3rd डिवीजन, है ना। और 10th, वीडियो तो नहीं बना रहा कोई? नहीं, वहां से बनता है एक वीडियो, उस जगह से एक बनता है वीडियो, तो इधर यहाँ नहीं आई ना, हाँ। यही सबसे पहले क्यों बोली? हाँ,
यहां से एक वीडियो बना तो है इस जगह से, है ना, वो पता लग जाता है क्योंकि आगे वाले कौन बैठे थे तो वो थोड़ा फेस कट से पता लग जाता कि अच्छा यहाँ से बैठे थे, एंगल पता लग जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा था कि हाँ, क्या पूछ रहे थे, मेरे कितने फेल, है ना। हमेशा हमने एक दो तीन में से तीन को ही बड़ा माना है, तो मेरे को थर्ड डिवीजन ही अच्छा लगा। मैंने शुरू से मैं कहा क्या करना है, फर्स्ट में तीसरे नंबर पे आएंगे, आगे बढ़ो हमेशा। फर्स्ट तो पहले भी आ गए थे, अब सेकंड आएंगे, अब थर्ड आएंगे, ऐसे चला। मैंने तो फोर्थ आने की भी कोशिश करी, कह रहे देंगे ही नहीं हम। मैंने कहा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज एजुकेशन अच्छी जगह से करो। कॉलेज आपकी जो हायर एजुकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए इंडिया में। आप तो आपकी जॉब जो है वो बढ़िया होगी, हमारी तरह यहाँ पर पढ़ाओगे नहीं, मतलब समझ रहे हैं। ये क्या, मेरे घर वाले सारे फोन करेंगे, 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा, डॉक्टर के नहीं जाएंगे, कह रहे 3 दिन से बुखार नहीं उतरा। पहली बात मैंने बोला, मैं आपने तो मेरे को भी हल्के में ले रखा है, पहले दिन फोन करना चाहिए था ना। 3 दिन से बुखार नहीं उतरा तो अब क्यों बोल रहे हो, अब मुझे डोज हैवी देनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे इंजेक्शन लगाना है, ब्लड निकालना, ये सब हमको हमको करवाया था तो हमको आता है ऐसे, है ना, सारी चीजें आती है ना। मेडिसिन भी खूब सारी पता है, एक बार के लिए तो मतलब इमरजेंसी में तो काम कर लेते हैं, लेकिन टाइप ऑफ रेडियस भी बढ़ानी पड़ती। चलो, तो अगला देख लेते हैं, मेटेलिक रेडियस। अच्छा, मेटल मेटल के बारे में इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मेटेलिक बॉन्ड सुना है, क्या होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर मैं शेयर हो जाते हैं तो मैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बोल दूंगा, ट्रांसफर हो जाते हैं तो मैं आयनिक बॉन्ड बोल दूंगा। सुनो, यहां पर ना तो शेयरिंग होती है ना ही ट्रांसफर होता है। इसको मैं थोड़ा अलग साइड में बता देता हूं, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मेटेलिक लैटिस आपने सुना होगा, क्रिस्टल सुना है, वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। अब आप ये देख रहे हो कि आयनिक लैटिस कैसे बनता है, आयनिक लैटिस कैसे बनता है, प्लस देन माइनस, प्लस देन माइनस। ये तो आयनिक लैटिस है, क्योंकि एक ने लूज किया है और एक ने एक्सेप्ट किया है, तो ये तो आयनिक लैटिस हुआ ना। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस तरह से चलते हैं अल्टरनेट। तो इनका अट्रैक्शन तो समझ आता है, क्योंकि प्लस है और माइनस है। इनका अट्रैक्शन नहीं समझ आता कि यार प्लस और प्लस ये कैसे पास में, दो प्लस के पास होने की वजह इलेक्ट्रॉन, दो प्लस के पास आने की वजह इलेक्ट्रॉन। इसने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया, मेटल है, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है, इसने किया वो भी यहां पर घूम रहा है। मतलब जिस जिसने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया वो सारे इलेक्ट्रॉन इन वॉइड्स में घूम रहे हैं। कहां घूम रहे हैं, इन वॉइड्स में। वॉइड्स बोलते हैं इन खाली स्पेस को, जिसको आगे जाके हम इंटरस्टेशियल स्पेस भी कह देते हैं, सेम चीज है। तो इंटरस्टेशियल स्पेस कह दो या वॉइड कह दो, इन खाली जगहों पे क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनके अगल बगल माइनस चार्ज क्रिएट हो गया, तो अब यही वजह बन गया इन प्लस के। मतलब एक वाले को लग रहा है कि ये मेरे पास आएगा, दूसरे वाले को लग रहा है कि ये मेरे पास आएगा, बस इस उम्मीद में दोनों एक साथ हैं। डॉग एंड बोन मॉडल होता है ये। दो डॉग्स हैं, बीच में एक हड्डी का टुकड़ा है, दोनों मुंह में फंसा के बैठे हैं, दोनों जुड़े हुए हैं ना, आ किसी के पास नहीं रहा, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। तो वो हड्डी जो है वो क्या है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, मेटालिक लैटिस। अब ना तो यहां पर ओवरलैपिंग हुई, ना ही यहां पर कोई कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, सिर्फ इस तरह का एक बॉन्ड बन गया और उसको बोलते हैं हम मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड में भी ऐसा ही कुछ होगा कि यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डी मेटालिक, और जो आर मेटालिक होगा, साथ के साथ नोट करो इसको, कोई वो बड़ी बात नहीं है ये, डी मेटालिक और फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ये जस्ट एक बेसिक आइडिया देना है, यहां से सवाल नहीं आएगा पीरियोडिक टेबल में कि बताओ कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, मेटालिक रेडियस क्या होती है, कोई नहीं पूछेगा। पूछेंगे ऑर्डर और वो हम आगे बढ़ेंगे, बट ये एक बार स्टार्टिंग में बताना तो पड़ेगा वरना फील ही नहीं आएगी। ठीक है भाई। वंडरवॉल रेडियस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये फोर्स जो है ये वीक है या स्ट्रांग है। अगर मैं बात करूं कि एटॉमिक स्टेट में वंडरवॉल फोर्स किसके बीच में होता है, एटम्स के बीच में, तो आंसर है ओनली इनर्ट गैसेस। इसमें होता है सिर्फ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस ही ऐसी हैं जिसमें जैसे ये नियोन का एक एटम है, दूसरा भी नियोन का एटम है, तो इनके बीच में क्या होगा, वीक वंडरवॉल फोर्स होगा। हालांकि ये वंडरवॉल रेडियस जो है कुछ
गैसियस मॉलिक्यूल्स में भी निकाली जाती है। जैसे Cl2 और Cl2 के बीच में जो फोर्स होगा वो भी कैसा होगा, वंडरवॉल। लेकिन ये Cl एक नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से क्या है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और फिर ये भी क्या है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है। इनका जो एवरेज निकाला जाता है दोनों का, वो निकाला जाता है वॉन्डरवॉल रेडियस से। लेकिन मैं ये पढ़ाकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे को अभी सिर्फ एक ही चीज बतानी है कि वॉन्डरवॉल रेडियस जो है वो सबसे बड़ी होती है। कारण वॉन्डरवॉल रेडियस वीक, वॉन्डरवॉल फोर्स वीक है या स्ट्रॉन्ग, तो जो भी एटम होगा वो पास होगा या दूर होगा, क्योंकि आपने कहा फोर्स कैसा है, वीक है। अगर दूर होगा तो इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से इसके इंटरन्यूक्लियर की डिस्टेंस जो है, सॉरी, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताओ ये जो आर वॉन्डरवॉल है ये भी क्या होगी, डी वॉन्डरवॉल डिवाइड बाई 2। अब पहली चीज सुन लो, एनसीईआरटी की कुछ लाइंस है जिनको सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है, लिखना नहीं, पढ़ लेना बाद में वो भी ठीक है, लेकिन सुनना जरूरी है। क्योंकि बहुत से टीचर्स गलती करते हैं, बहुत से टीचर्स जो आपकी इनर्ट गैस हैं उसको एक साथ कंपैरिजन करवा लेते हैं बाकी सबके साथ। मतलब वो क्या करेंगे, वो इस तरह से कंपेयर कर लेंगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और बोलेंगे साइज का ऑर्डर बताओ। क्या बोलेंगे इसमें, साइज का। लॉजिकली गलत है ये। क्यों? क्योंकि नियोन के लिए, मतलब इनर्ट गैसेस के लिए स्टैंडर्ड जो रेडियस होती है वो क्या होती है, वॉन डेर वाल। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड रेडियस होती है कोवेलेंट। जो मेटल्स होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड रेडियस होती है, जो आयंस होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड रेडियस होती है। तो सबके लिए अपनी एक स्टैंडर्ड रेडियस है। तो आप इसको, वॉन्डरवॉल रेडियस को कोवेलेंट रेडियस के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो तो चीज ही अलग आएगी, है ना। तो आपको, आपने देखा होगा ऐसे सवाल अभी बाहर की किताबों में तो मिल भी जाएंगे आपको, क्योंकि जब एक आरपीएमटी हुआ करता था, आरपीएमटी होता था पहले, एक राजस्थान में एक पीएमटी होता था, सबसे सस्ते सवाल आते थे उसमें, और उल जलूल सवाल आते थे। एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं था, एनसीईआरटी वगैरह नहीं थी, कोई बोर्ड किसी और किताब से दे रहा है, कोई किसी और किताब से दे रहा है, और सब गलत सलत चल रहा है तो चल ही रहा है। वहां पर ये सवाल भी मिल जाएंगे आपको कि नियोन को कंपेयर करवाया गया है किसी और के साथ, है ना, और आंसर भी निकाला हुआ है बकायदा कि इसकी सबसे ज्यादा, ये दोनों कम घटेंगे तो फिर उस हिसाब से फ्लोरीन सबसे कम हो जाएगा, ऐसे करके आंसर निकाला हुआ है। लॉजिकली गलत है। इनर्ट गैस को बाकियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हो कि एक पीरियड के अंदर इनर्ट गैस की साइज जो है वो वंडरवॉल रेडियस होने की वजह से ज्यादा होती है, आप ये बोल सकते हो, उसको अलग ही बोल लो, उसका काम ही अलग रखो, ठीक है। तो आप वंडरवॉल रेडियस आपने ये बना लिया, ये वाला, इसके नीचे लिख देना, वंडरवॉल रेडियस के नीचे लिख देना स्टैंडर्ड रेडियस फॉर इनर्ट गैसेस, स्टैंडर्ड रेडियस फॉर इनर्ट गैसेस। ये एक स्टैंडर्ड है, इनके लिए यही निकाली जाती है गैसियस में ना, इनर्ट गैसेस में, स्टैंडर्ड रेडियस फॉर इनर्ट गैसेस, वंडरवॉल के नीचे लिखना है आपको। मेटालिक रेडियस किसके लिए स्टैंडर्ड है, चाहो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं क्योंकि वो नाम से पता चल रहा है। और कोवेलेंट रेडियस किसके लिए स्टैंडर्ड है, नॉन मेटल्स के लिए। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है अलग अलग, उसने कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस को पहले तो अलग अलग बोल दिया, फिर वो आगे जाके एक लाइन बोलता है कि इस किताब में अब हम अलग अलग नाम नहीं लेंगे। उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है हम क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियस ही नाम लेंगे। और उस एटॉमिक रेडियस में अपने आप आपको समझना होगा कि जब हम को नॉन मेटल की बात कर रहे होंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, कोवेलेंट की। जब हम मेटल की बात कर रहे होंगे तो हम मेटालिक रेडियस की बात कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने भी एटॉमिक रेडियस के टाइप्स करके इसको समझा दिया है, ठीक है भाई, है ना। आप पढ़ना जाकर, एनसीईआरटी जो है ये चैप्टर हो जाए उसके बाद आप पढ़ सकते हो, और साथ के साथ अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना है तो वो एक अलग बात है, वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप थोड़ी आगे पीछे की चीजें भी पढ़ लेते हो, फिर आपके डाउट आने शुरू हो जाते हैं जो मैंने बताया ही नहीं होता है। इस वजह से अभी नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ना है एनसीईआरटी। ओके, क्लियर है भाई। अच्छा, एक रिलेशन जो है वो बता देता हूं कि इसमें से सबसे ज्यादा बड़ी रेडियस कौन सी है अगर आपको निकालनी हो तो, और सबसे छोटी। कारण क्योंकि वो थोड़ा और पास आ गए हैं, ठीक है ना, तो इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो, और तो आप ऑर्डर लिख सकते हो
हालांकि ये अगर पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा, फॉर ए गिवन एलिमेंट, मतलब किसी भी एक स्पीसीज के लिए अगर आप तीनों कंपेयर करो तो, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, उसकी हमने क्या निकाली, कोवेलेंट। उस वो मेटल है तो उसकी हमने क्या निकाली, मेटेलिक भी निकाल ली। उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है तो हमने कोवेलेंट भी निकाल ली, और उसमें वंडरवॉल है तो हमने वंडरवॉल भी निकाल ली। तो एक सवाल जो हाइपोथेटिकल सवाल बन सकता है वो ये बन सकता है कि अगर किसी गिवन एलिमेंट के लिए, गिवन स्पीसीज के लिए जो ऑर्डर होता है रेडियस का, वो क्या होगा, कोवेलेंट से बड़ा, मेटेलिक से बड़ा, वंडरवॉल। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि सर आपने अभी बोला था हम इनको एक साथ कंपेयर नहीं करेंगे और आपने अभी इनका ऑर्डर लिख दिया, है ना। हाँ मैं वही कह रहा हूं, स्पीसीज अलग अलग है वो सब ठीक है, लेकिन इसके साथ भी एक चीज लिख देना, फॉर सेम स्पीसीज, कि एक ही स्पीसीज की अगर वो कोवेलेंट और वंडरवॉल कंपेयर करवाता है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इसकी कोवेलेंट कम और वंडरवॉल ज्यादा होगी। जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस कम होगी और फ्लोरीन की वंडरवॉल रेडियस ज्यादा होगी। बोलो सर आप फ्लोरीन की वंडरवॉल रेडियस कैसे निकाली, अभी तो आप कह रहे थे। मैं बोलूंगा कि जो F2 है, F2, मैं ये बोलूंगा कि F2 तो ऐसा ही होगा। तो F2 मॉलिक्यूल में तो क्या हो गया, F2 में तो कोवेलेंट रेडियस हो गई, और दूसरा F2 है इधर, ये लो, ये यहां पर क्या हो जाएगी। अब F2 और F2 के बीच में कौन सा फोर्स है भाई, मान लो इस F और इस F के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां दो फ्लोरीन है F और F, यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें भी दो फ्लोरीन है F और F। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस मॉलिक्यूल और इस दूसरे मॉलिक्यूल, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, वंडरवॉल। तो फिर ये रेडियस जो भी आएगी, इसका जो भी एवरेज आएगा, इसका जो भी एवरेज आएगा वो इससे तो ज्यादा ही आएगा ना। ठीक है, तो मेरी बात समझ रहे हो कि अगर किसी एक स्पीसीज की कंपेयर करवाई जाए क्या, अलग अलग रेडियस, तो फिर ऑर्डर क्या रहता है, कोवेलेंट सबसे छोटी, मेटेलिक सबसे उससे ज्यादा, और वंडरवॉल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सिर्फ एक ऑर्डर के लिए आपको लिखना है, उस पर रिसर्च नहीं करनी है, उसको रिलेट नहीं करना है ना, उसको खाली बस एक ऑर्डर के तौर पे रखना है, और नीचे जरूर लिखना है ना, फॉर अ सेम एलिमेंट, है ना, सेम एलिमेंट के लिए वो कंपैरिजन सही है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हर एलिमेंट की तीनों तरह की जो रेडियस है वो निकाल सको, तो कोई बात नहीं, किसी में आप मेटेलिक नहीं निकाल पा रहे हो तो आप कोवेलेंट और वंडरवॉल को कंपेयर कर लो, वो तो निकल सकती है, तो फिर ऑर्डर तो वही रहेगा, कोवेलेंट कम वंडरवॉल ज्यादा। ग्रेफाइट सुना है, तो ग्रेफाइट की लेयर के बीच में कौन सा फोर्स होता है, वंडरवॉल। और जो आपकी शीट होती है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा फोर्स होता है, तो आपने जाकर देखा होगा कि उसके डायग्राम में लेंथ लिखी हुई है, दो तरह की लेंथ लिखी होगी, एक तो यहां वाले कार्बन से नीचे वाले कार्बन की, जो कि वंडरवॉल रेडियस है, जो कि कौन सी रेडियस हो जाएगी, वंडरवॉल रेडियस। और शीट के अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली जो रेडियस है वो कौन सी रेडियस है, कोवेलेंट। और उसकी उसकी जो वैल्यू है वो लगभग क्या होगी, मतलब जो आपकी कोवेलेंट रेडियस है उसकी डबल वंडरवॉल रेडियस होती है लगभग, है ना। किसी एलिमेंट की मैं बता देता हूं, किसी एलिमेंट की जो वंडरवॉल रेडियस होती है वो उसकी कोवेलेंट रेडियस की लगभग दुगुनी होती है, लगभग दुगुनी। आप जाकर चेक कर लेना, है ना, उसकी साइज देखना, आप ग्रेफाइट का वो वाला डायग्राम एनसीईआरटी का देखना, लगभग डबल दिखेगा आपको। वो जो डिस्टेंस दी हुई होगी ना उन्होंने, वो लगभग डबल होगी, ये वाली डबल होगी ऊपर से नीचे वाली, और वो उसकी आधी होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है, तो आप साइड में लिख सकते हो कि आर वंडरवॉल इज नियर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, ये लिख दे, मैं लिख देता हूं चलो, ये भी किसी एलिमेंट के लिए ही सोच सकते हो आप। नहीं 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 नहीं, क्लास शायद 4 की जगह 3 हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लासेस 3 ही रहेंगी फिर आपकी, है। अरे मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया है, हो सकता हो नहीं हो, मुझे माफ करो, मैं अपने सारे शब्द वापस ले लेता हूँ। मेरे को सुनने में आया, तुम्हारी तरह मैं भी सिर्फ अफवाहें सुनता हूँ, मुझे यहाँ कोई मेरे से ज्यादा बात करता थोड़ी है।
तुमको क्या लगता है? मैं अपना आराम से घूमता रहता हूँ, कोई बच्चा सुन बोल के जा रहा होता है तो मैं भी सुन लेता हूँ, चलो ठीक है, मुझे वो अपने जैसा ही लगता है, तो मैं आराम से अफवाहों में खुश रहता हूँ ना। चलो, क्या लिखना था? आयनिक साइज। देखो हमने तीन तरह के पढ़ लिए, अब हम आयनिक साइज पढ़ रहे हैं। आयनिक साइज का मतलब सिंपल सी बात है, किसकी साइज? आयन की। पहला पॉइंट लिखिए, साइज ऑफ कैटायन, मतलब पहला इसमें लिख दीजिए साइज ऑफ कैटायन। आगे लिख दीजिए ऑलवेज स्मॉलर, आगे लिख दीजिए ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। आयनिक साइज, देन साइज ऑफ कैटायन, एंड उसके बाद आगे लिख दीजिए कि कैटायन की साइज क्या होगी? ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। देखो यहां पर ये रहा, एक कोई ले लिया m, जो क्या है? न्यूट्रल है। फिर ले लिया हमने m प्लस, फिर ले लिया हमने m2 प्लस। कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि ये m पीरियोडिक टेबल में कहाँ है? नहीं ना, ऐसा पूछ लेते हैं यार, मैं बहुत तनाव में रहता हूँ, है ना। एक तो x लिखते ही तो सीधा उनके दिमाग में हेलोजन चला जाता है ना, कि x मतलब हेलोजन, है ना। तो m प्लस m2 प्लस, है ना, और कुछ नहीं जाता, हेलोजन ही जाता है। ठीक है, मुझे पता है कुछ दो बहुत देर से हंसे, उनके कुछ और भी चला गया। ठीक है, कहता है ये ऐसा साइज का ऑर्डर ये होता है इसमें, क्यों? कुछ बता सकते हो क्या होता है? बताओ। इसको न्यूट्रल क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? कुछ जेड इफेक्टिव इसका भी होगा, भले ही बराबर हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसमें बराबर है तो सब कुछ बराबर है, नहीं, बराबर है तब भी इसका कोई जेड इफेक्टिव होगा। लेकिन बात यह है कि आपने m प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला या प्रोटॉन, तो एक्स्ट्रा क्या बच गया? वही तो इसके सिर पे लगा हुआ है +1। तो बताओ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या है? प्रोटॉन। फिर आप और आगे गए तो आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, कितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गए? तो प्रोटॉन कौन होते थे? जो खींच रहे थे या जो बाहर बैठे थे? तो खींचने वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो एवरेज अट्रैक्शन हर एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता जा रहा है? भाई इलेक्ट्रॉन क्या है? जिनको खींचा जा रहा है, और प्रोटॉन क्या है? जो खींच रहे हैं। तो खींचने वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो बताओ हर एक इलेक्ट्रॉन पे एवरेज अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है? और अगर अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए इधर से इधर आने पर क्या बताओ? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाएगी? साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये एनायन का केस हो गया। ये कौन सा केस हो गया? एनायन का केस हो गया, सॉरी कैटायन का। हाँ ऐसे करेक्ट कर लिया करो, यही चेक कर रहा था मैं, साइज ऑफ एनायन। ये बहुत पुराना था मैं जानता हूं, लेकिन मैंने कहा बोल के देख लेते हैं। साइज ऑफ एनायन लिखिए, ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। साइज ऑफ एनायन में लिखिए ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। एक्स, अरे अच्छा, एक्स, एक्स माइनस और x2 माइनस। 2 माइनस की साइज सबसे ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, और यहां इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है प्रोटॉन से, और आगे जाओगे 3 माइनस तो और ज्यादा हो जाएंगे। मतलब खींचने वाले तो उतने ही है, प्रोटॉन थोड़ी बढ़ा रहे हो। भाई इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, जेड सेम है, सिग्मा बढ़ रहा है। जेड तो सेम है, सिग्मा बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, और जब रिपल्शन बढ़ेगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे एवरेज अट्रैक्शन जितना लग रहा था उससे कम हो जाएगा, तो साइज में एक्सपेंशन आएगा। तो इसका मतलब हुआ यहां से यहां जाओगे तो सिग्मा बढ़ रहा है, और सिग्मा बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। साइज क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है भाई, दोनों बातें समझ आई?
सबको। अब लिखिए साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो कि सबसे चहेता सवाल है। कई बार आपको रटा हुआ होगा वो O2-, N3-, F-, Na+, Mg2+, Al3+, है ना, ये सब रटा हुआ होगा आपको, इनकी साइज का ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है, हेडिंग क्या लगी, साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा, नाम से पता चल रहा है आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उनमें। हाँ, इसका मतलब प्रोटॉन अलग अलग हो सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला है ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये आगे ले लूं, सेम होंगे, हाँ आगे कर लूं। नोट्स अब वैसे बचे भी नहीं कि तुम घर जाके करो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया, यहां पर मैंने ले लिया N3-, O2-, F-, ये बहुत कॉमन है, बहुत बार दिखेगा आपको, रिपीट होता है, सबसे बड़ी बात है रिपीट ही होता है, मतलब और कुछ है ही नहीं, उनके होते हैं और भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पर देते वो यही है, अपन भी यही कर लेते हैं, बाकी तो आप पहचान ही जाओगे। पता कर लेना पहले लेकिन वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। तो N3-, O2-, F-, उसके बाद आएगा क्या आपके पास, यहां पर Na+, ठीक है, उसके बाद आएगा Mg2+, और साथ में और ले लो, ये लो, सारा एक साथ करवा दे, हो सकता है आपको दो दो तीन तीन के सेट में दे दे। एक चीज नोट करो, इसका जेड भी देख लेते हैं, है ना, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, और इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देख लेते हैं। बताओ इसका जेड कितना होता है, कितना होता है 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, कौन 10 तो नहीं बोला कोई, हाँ हाँ, इसका 12, इसका 13। ये कौन है जो खींच रहे हैं, ये कौन है जो खींचने हैं, ये खींचने वाले हैं ना भाई, तो याद रखना प्रोटॉन का मतलब खींचने वाले। तो अब क्या लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें, अरे सर 10 लिख दो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही तो है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, सीधा हिसाब, समझ में आ जाएगा। कितने लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं, कितने लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, जब 13 लोग खींचने वाले होंगे तो सबसे ज्यादा खींच पाएंगे, और सबसे ज्यादा खींच पाएंगे तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा आएगा। तो क्या लगता है सबसे छोटी साइज किसकी और सबसे बड़ी साइज किसकी, माइनस वाला बड़ा, ज्यादा माइनस ज्यादा बड़ा, समझना मेरी बात को, माइनस वाला बड़ा, ज्यादा माइनस ज्यादा बड़ा, प्लस वाला छोटा, ज्यादा प्लस ज्यादा छोटा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो जेड इफेक्टिव बढ़ना होता है, और नेगेटिव चार्ज के बढ़ने का मतलब जेड इफेक्टिव घटना होता है। तो जब जेड इफेक्टिव इधर बढ़ रहा है तो फिर अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बताओ इसकी साइज का ऑर्डर क्या मैं ऐसा लिख दूं, ये लो, सीधा हिसाब किताब है, आप सीधा आंसर निकाल सकते हो इससे। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई हमको कि जो आपकी आयनिक साइज होती है, जो आपकी आयनिक साइज होती है वो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली रिलेटेड एंड पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली रिलेटेड होती है। तो माइनस, अब आप देखो N3 माइनस है सर, ये तो फिर आप तब कर पाएंगे ना जब माइनस और प्लस में कंपैरिजन हो। तो मैं ये बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जितना बढ़ेगा ये साइज उतनी ही। तो देखो यहां पर कितना माइनस, इससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, अब ये दोनों, ये जो है इसमें भी अप्लाई होती है, यहां पे 0, इस पर कितना माइनस 1, इस पर कितना माइनस, इससे आगे भी अगर होता तो वो भी क्या होता, बड़ा होता। तो माइनस जितना ज्यादा साइज उतनी बड़ी, और प्लस जितना ज्यादा साइज उतनी छोटी, लेकिन सिर्फ इन दो केस के लिए ही, हाँ हर जगह माइनस और प्लस नहीं देखना है। पता पड़ा कि कुछ और जगह सब जहां कहीं पे भी प्लस देखा छोटा कर दिया, है ना, कि प्लस वाला छोटा होता है, प्लस वाला छोटा होता है। एक में अभी सवाल दूंगा समझ आ जाएगा, है ना, अभी सवाल दे दूंगा तो पता लग जाएगा। तो ये किस किस के लिए है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आयंस ऑफ सेम एलिमेंट,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि ये आयंस है, सेम एलिमेंट के आयंस है ये। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिख दिया आई, फिर लिख दिया आई माइनस, है ना, और यहां पे लिख दिया मैंने आई प्लस। क्या इनकी साइज का ऑर्डर बता सकते हो? कैसे बताओगे? है सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन? तो मैं इसका ऑर्डर अगर रीअरेंज करूं तो बताओ क्या होगा? आई प्लस सबसे छोटा, उससे बड़ा आई, और उससे बड़ा आई माइनस। ये लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ये साइज का ऑर्डर पूछा हुआ है। कर सकते हो अब तो, क्योंकि हमको ये पता चल चुका है कि अगर एलिमेंट सेम है तो प्लस वाला छोटा, माइनस वाला बड़ा। सर न्यूट्रल तो बताया नहीं। अरे भाई बीच में बिठा दो, क्या दिक्कत है, बीच में बिठा दो, उससे तो इतना तो समझ ही जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी सिर्फ दो के लिए, सेम एलिमेंट के आयंस के लिए एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए सवाल लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज? पहला ऑप्शन O2 माइनस, दूसरा ऑप्शन F माइनस, कौन कौन था O2 माइनस का? पूरी क्लास थी, क्या ही पूछूं मैं। कह रहा अभी याद कर, माइनस वाला बड़ा ज्यादा, माइनस ज्यादा बड़ा, माइनस 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 प्लस देखेंगे ही नहीं। अरे सिक्स्थ नंबर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। ये कहां बेचारा सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, ये पहले से इतना बड़ा है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो भाई के कोई असर नहीं हो रहा। कह रहा एक इलेक्ट्रॉन ले जा, समुंदर में से लोटा निकाल के कह रहा पानी कम हो गया अब तेरा, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये क्या है, सीजियम प्लस है तो प्लस को देख के भावुक नहीं होना है, प्लस छोटा यही सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ, मैंने क्या कहा था, चेक करना है आपको पहले बहुत ज्यादा। अब ये आप ये बोलोगे कि ऐसा सवाल थोड़ी, ये तो डेटा हो गया। डेटा क्यों हो गया? मैं कहूंगा कॉमन सेंस हो गया ये तो। जब आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर प्लस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? n इज इक्वल्स टू 6, सोच रहे हो उसमें नंबर ऑफ शेल्स 6 बनी हुई है, उसकी साइज है, ये 6 कमरों का घर है, ये 2 कमरों के घर हैं, और ये 3 कमरे का घर है, जिसका भी कमरे टूट के बेचारा ये भी तो निकल गया इसमें, देखो। तो आप बोलो ये 6 कमरों का घर है, कह रहे हो 6 कमरों वाले घर में से एक आदमी बाहर निकाल देंगे, घर छोटा हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसके। तो ये इररिलेवेंट कंपैरिजन, इररिलेवेंट मतलब ऐसा हो गया कि आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि यार ये तो बहुत बड़ा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये सवाल जानबूझ के करवाता हूं मैं, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना करें। जब भी सवाल आए तो एटलीस्ट ये चेक करें कि कहीं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या कहीं वो सेम एलिमेंट के आयंस नहीं है। अगर है तो ही फिर ये वाला सोचें। तो यहां क्या लिखोगे? ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। ये तब सोचना है। अगर सब कुछ ही अलग अलग है तो फिर दिमाग लगाना है कि भैया बहुत बड़ा है ये, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी लेंगे तब भी बड़ा ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपके सवाल वाले के लिए थे। आप चाहो तो ऊपर वाले के लिए लिख सकते हो कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड फॉर आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। होमवर्क देके चला जाऊं?
नहीं, ये तो वही मतलब जो पढ़ा है उसी में से कर पाओगे ना, अभी आगे के तो पढ़ाया ही नहीं तो करोगे कैसे। पर ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, सवाल तो दे। पीवाई क्यूज में टिक नहीं कर रहा हूँ, वो आपके पहले से करे हुए होते हैं ना, लास्ट एक्सरसाइज है पीवाई क्यूज, वो देख लेना वैसे ही। हाँ भाई, ये वाला होमवर्क आप कर ले।